नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने जिसकी कल्पना नहीं की थी, आखिरकार होर्मुज की खाड़ी में वही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड को समंदर का महाबली कहते थे, जिसे समंदर का महादैत्य महादानव कहते थे, आज वही ईरान की मिसाइलों की जद में है और गंभीर तरीके से इस जहाज पर हमला हुआ है। यह दावा सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है। अमेरिका चाहे जितना छिपाए, लेकिन सुलगते हुए अमेरिकी सुपर कैरियर की खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या होर्मुज में खुद अमेरिकी जहाज सुरक्षित नहीं है? और अगर अमेरिकी जहाज, अमेरिकी सैनिक सुरक्षित नहीं है, तो वो ईरानी मिसाइलों का सामना कैसे करेंगे? खबर है कि समंदर के बीचों बीच यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर डाली गई है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और अगर यह खबर सही निकलती है, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो यह जंग अंतहीन होने जा रही है और अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट से जो तस्वीर सामने आ रही है, अगर उस तस्वीर पर अमेरिका या ईरान की मुहर लग जाती है, तो यकीन मानिए इस जंग में सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ आने वाली है। IRGC नाम की एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की गई है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, जिसमें अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत को जलता हुआ दिखाया गया है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि ना तो अमेरिका ने की है और ना ही ईरान ने की है, लेकिन IRGC के वेरीफाइड हैंडल से इस तस्वीर को पोस्ट किया गया। फुल स्क्रीन आपको लेकर आते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जिसमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर बहुत बड़ी हमले की तस्वीर दिखाई गई है। और इसमें देख सकते हैं कि इसे एक हेलीकॉप्टर से कैप्चर किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि अमेरिकी युद्धपोत यहां पर हमले का शिकार हुआ है। और ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें IRGC अंडरस्कोर प्रेस के नाम से इसे पब्लिश किया गया है। IRGC वेरीफाइड ब्लू टिक की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत बड़ा युद्धपोत, जिसका नाम यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बताया जा रहा है, जिसको निशाना बनाया गया है। इस जहाज को डोनाल्ड ट्रंप समंदर में तैरता हुआ अजय किला कहते हैं, लेकिन होर्मुज के बीचों बीच जिस जहाज के चलने की खबर आ रही है, वो अमेरिकी युद्धपोत है, जिसमें यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड की बात कही गई है। और कहा गया है कि ये ईरानी मिसाइल हमलों के बाद आग की जद में आया, हमले की जद में आया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन भले इस हमले से अभी मुतमईन ना हो, इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन इस वीडियो ने पूरी दुनिया में लोगों को चौंका दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस जहाज पर भयंकर आग लगी हुई है। इसके यूएसएस फोर्ड होने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि ईरान का सीधा वार यूएसएस फोर्ड के बीचों बीच डेक पर लगा है, जिसके बाद ऑपरेशंस रोके गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है और ना ही अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी साख को, अमेरिकी ताकत को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की ताकत ईरान तो रखता है, जिसके दम पर अमेरिका को लगातार चुनौती देता रहा ईरान। ट्रंप अपने युद्धपोतों को नौसेना की रीढ़ मानते हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, अमेरिका समंदर के बीचों बीच खुद को बेबस पा रहा है। जिस जहाज को लेकर दावा किया जा रहा है, उसकी खासियत भी जल्दी से आप देख लीजिए। कहते हैं दुनिया का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई तकरीबन 337 मीटर है। फ्लाइट डेक पर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। वजन तकरीबन 1 लाख टन, यानी कि समंदर पर तैरता एक ऐसा दानव जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाए। एक तैरता हुआ शहर ले लीजिए, क्योंकि यहां पर 4,500 नौसैनिक एक साथ चलते हैं। पूरी दुनिया जहाज पर होती है। रहने, खाने, अस्पताल, ऑपरेशन, मेडिकल, सबकी सुविधाएं होती हैं। यूएसएस फोर्ड सिर्फ जहाज नहीं है, समंदर में तैरता अमेरिकी ताकत का एक प्रतीक भी है। IRGC के
हैंडल से किए गए इस दावे के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त अमेरिका और ईरान की तरफ है। हालांकि अमेरिका इस वीडियो को अभी तक ईरान का प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉर भी बता रहा है, लेकिन समंदर से उठती आग की लपटें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। क्या अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या अमेरिका अपने नुकसान को कम करके बता रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। अशरफ जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कुलकर्णी सर आपसे, इस वक्त बरई साहब पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, बरई साहब बताइए प्लीज। थैंक यू। देखो, आपने दो पिक्चर बताए, ये जो जहाज फायर पर है और दूसरा आपने फिल्म बताई यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की। मैं यहाँ बैठे आपको बता सकता हूँ विद 90% सर्टेनिटी कि ये तो ऑयल टैंकर है, उस फायर पर है। मैं क्यों बताता हूँ? जो जेराल्ड फोर्ड है वो लड़ाकू जहाज है, उसके पर कितने विमान आपने बताए, उसके पर कितने गन्स बताए। ये जो जहाज आप बताते हो जो फायर पर है, उसके पर नहीं कोई विमान है, नहीं कोई गन है, तो ये तो कोई ऑयल टैंकर है जिसको आईआरजीसी ने फायर पर लगा दिया होगा मिसाइल से, और उसका पिक्चर बताते हैं। फिर भी मैं वो भी बताऊं कि CNN, BBC, टाइम्स वो कोई बताते नहीं है ये न्यूज़ को। तो आप ये दोनों पिक्चर कंपेयर करिए, वहाँ मिलिट्री के आपके एक्सपर्ट वहाँ हैं, पिक्चर आप कंपेयर करिए कि ये पिक्चर कोई लड़ाकू जहाज का है या कोई ऑयल टैंकर का है जो फायर पर बताता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिया आपने। एक फ्लाइट डेक युद्धपोत जैसा कुछ दिख तो रहा है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसकी पुष्टि ना तो अमेरिका ने की है ना ईरान ने की है। आईआरजीसी के वेरीफाइड हैंडल से मैं चाहूंगा पीसीआर उस वेरीफाइड हैंडल की स्क्रीन भी शेयर करे टेलीविजन पर, जिससे कि ये सोर्स भी कंफर्म हो कि ये वीडियो कहां से लिया गया है। अब ट्विटर पर भी दिक्कत यह है कि अब वेरीफाइड हैंडल्स भी मिल जा रहे हैं, लेकिन इस पे IRGC_press लिखा हुआ है, इसकी आईडी जो है, इस पर यह पोस्ट डाला गया और इस पर फोर्ड पर हमले की बात कही गई है। इस पर मैं संजय कुलकर्णी सर की राय चाहूंगा, और जो बात बरई साहब ने कही है उस पर भी आपका फोकस चाहूंगा सर। विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। जो भरत साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो ग्रीस क्रेट में तकरीबन मार्च के महीने में रिपेयर और रिफिट के लिए गया। ये एक तकरीबन 13 अरब डॉलर का एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाँ। उसके अलावा उसमें तकरीबन 5 अरब डॉलर के उसके ऊपर सिस्टम लगते हैं, उसके टेक ऑफ करने के लिए आपको मिलेगा। और ऊपर जो प्लेन डेक है वो बिल्कुल प्लेन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो जेराल्ड फोर्ड जो मूव करता है अकेला नहीं होता है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको शिप्स दिखेंगे जब हरकत करेगा। अब मुझे नहीं लगता ये जरूर प्रोपेगेंडा है, फेक है। अगर मैं दोबारा ये कह रहा हूं, अगर इस तरह के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर हिट किया है तो रातों रात ईरान भी ध्वस्त हो जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। जेराल्ड फोर्ड को हिट करना इतना आसान नहीं है। मतलब दो चीजें हैं कि एक तो जेराल्ड फोर्ड के साथ बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, तो इस शिप के आसपास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगर जेराल्ड फोर्ड पर हमला हुआ था तो जेराल्ड फोर्ड तो रिपेयर के लिए यूएस गया हुआ है, तो फिर हमले की बात प्रूफ नहीं होती है। ग्रीस में है वो, रिपेयर के लिए उधर गया, रिफिट के लिए उधर है। तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल, आज की तारीख में इम्पॉसिबल, क्योंकि ईरान के पास कितना भी सब कुछ हो वो उतनी काबिलियत अभी नहीं होगी, किसी के पास भी नहीं है ये वो जाके हिट कर दे, चाहे उसको चीन से मदद मिले, चाहे उसको रूस से मदद मिले। ये कार्रवाई बहुत बहुत कठिन है और किसी ने भी दावा नहीं किया, ना ईरान कह रहा है कि हमने मारा है, ना ही कोई और दूसरा, अगर आप देखिए जिस प्रकार से उसके ऊपर फायर फाइट हो रहा है, आप देखेंगे कि पानी का वो उसके तक वहां पे तो बिल्कुल विदिन वक्त भी नहीं लगेगा कि वो बुझ जाएगा, और ऐसे टॉप पे जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। एनीवे वो अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं से पुष्टि तो हुई नहीं है, सिर्फ अपना अंदाज है ये।
कि क्या ये यूएसएस गेराल्ड फोर्ड है। नहीं, ऐसे नहीं है। मुझे लगता है ये एक प्रोपेगेंडा है और इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना अमेरिका ने पुष्टि की ना ईरान ने पुष्टि की इस तरीके का कोई उन्होंने कार्रवाई की है। और आजकल प्रोपेगेंडा में कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग कुछ भी बनाने की काबिलियत रखते हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, मेरा ऐसे मानना है। विवेक जी, अशरफ जैदी जी की राय चाहूंगा, उसका तपेश जी आपके पास आ रहा हूं। अशरफ जैदी जी। जैन सर, देखिए, जैन। जो भी बहरहाल बुजुर्गवान ने बोला कि वो इसकी पुष्टि नहीं करते, मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता। और मैं भी जो सोर्सेस हैं ईरान नहीं, बात के, उनको कैपेबिलिटी देखा की हो रही है। एक बात ये हो रही कि कैपेबिलिटी, क्या कैपेबल है ईरान के उस तरह के अटैक को अंजाम दे सकता है? बिल्कुल ईरान कैपेबल है, और ईरान ने इससे पहले भी हमले किए हैं। और बाद में जब ये जंग रुकी और एमओयू साइन होने से पहले जो अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, उनके जो उन्होंने बताया कि जिस फौरन उस पर हमला हुआ था, पहले भी हमला हुआ। और अभी जो कुलकर्णी जी ने बताया कि वो रिपेयर के लिए गया। क्यों रिपेयर के लिए गया? यानी ईरान के अंदर ये क्षमता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय करे, उसके ऊपर हमला करे। हमला हुआ था, इसीलिए वो वहां से इस पूरे एरिया से निकाला गया था। और अगर उस वक्त हमला हो सकता है तो इस वक्त भी हमला हो सकता है। और ये यकीनन अगर उस पर नहीं तो किसी और युद्धपोत पर हमला जरूर हुआ है। और जैसा कि पहले हमने 40 दिन का युद्ध में देखा कि अमेरिका बहुत सारी चीजों को छुपाता है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा खुद करता है, और जितना भी डैमेज होता है उसको छुपाता है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे चीजें आनी शुरू होती है। ईरान के अंदर कैपेबिलिटी है। 40 दिन की जंग में हमने खूब देखा है, F-35 को गिरते हुए देखा है, F-16 को गिरते हुए देखा है, F-15 को गिरते हुए देखा है। और इसी तरीके से बहुत बड़े जो ड्रोन्स और उस तरह के रडार सिस्टम्स हैं, उनको ध्वस्त होते हुए हमने खुद देखा है। तो ईरान के अंदर कैपेबिलिटी है और ईरान ये कर सकता है। और मैं समझता हूं अगर ये हुआ है, जैसा कि आईआरजीसी ने बोला है, आईआरजीसी ने बहुत सारी चीजें बोली थी पिछले युद्ध में भी, वो सारी चीजें उसकी पुष्टि बाद में अमेरिकी सोर्सेज ने की है। और मैं समझता हूं हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए। अब नहीं तो कल ये समझ में आ जाएगा। और लेकिन कैपेबिलिटी की जहां तक बात है, हाँ, ईरान के पास कैपेबिलिटी है, ईरान के पास क्षमता है, और ईरान ने ये करके दिखाया है 40 दिन के युद्ध में। अब अगर कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके पास तैयारी है, उसने अपने आप को तैयार किया है, और ये तैयारी दिखाती है कि ईरान इस युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से, पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकता है और लड़ रहा है। मैं समझता हूं हमें देखना होगा इस तस्वीर को इस तस्वीर को अशरफ जी, इस तस्वीर को दो तरफ से लिया गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। अब एग्जैक्टली फोर्ड है या फिर कोई और जहाज है या एआई है? तपेश जी, आपको क्या लगता है? क्या जो कैपेबिलिटी की बात तो अशरफ कह रहे हैं कि भाई उनके पास सेजिल और इस तरह के कई मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, जो इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं। जय हिंद विवेक, एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। मैं बहुत टेक्निकल बात करूंगा, इधर उधर की नहीं। एआई इज ए ग्रेट टूल। एआई बहुत अच्छा काम करती है। अगर पास्ट रेफरेंसेज अवेलेबल हो हमारे पास किसी जहाज के फायर के इधर उधर, तो उसको मॉडिफाई करके किया जा सकता है। और प्रोपोगंडा इज अ वेरी 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 गुड गेम फॉर द वॉर्स नाउ डेज, नॉट ओनली नाउ, बिकॉज नाउ डेज इट इज अ मीडिया वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रोपोगेट करता है। और जो प्रोपोगंडा होता है, जो हमारे पुराने जमाने में चाणक्य ने भी कहा था कि झूठ बहुत तेजी से फैलता है, सत्य को छुपाया जा सकता है। तो ठीक है, एआई एक अलग चीज है, प्रोपोगंडा है, करना चाहिए। हर अमेरिका भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। सिंदूर में पाकिस्तान ने भी किया कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, हम जीत गए, जो भी है 65-71 उन्होंने किया। लेकिन आज न्यूज ज्यादा फैलती है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं, मैं टेक्निकल बात करता हूँ। पहले ईरान के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। एंटी शिप मिसाइल्स जो होती हैं, और खासकर एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे DF-21D है चाइना के पास में, बहुत स्पेसिफिक मिसाइल्स हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बारूद गिराओगे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूँ, दो टर्म होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। वन इज कॉल्ड मिशन किल एंड वन इज सिंक। तो सिंक करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, पर मिशन किल का मतलब ये होता है कि हाँ, अब वहां से
थोड़े समय तक ऑपरेशंस जारी नहीं रह सकते। जैसे किसी भी रनवे पे एक बॉम्ब फेंक के आपने एक छेद कर दिया तो उसको रिपेयर करने में 12-14 घंटे का टाइम आता है, इसी तरह से शिप का भी होता है। तो शिप, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये कोई ऐसे लकड़ी का, कागज का गुब्बारा नहीं है कि किसी ने मिसाइल फेंक दी और उसको मार देगा। अब मैं बताता हूं कैपेबिलिटी पे कि एयरक्राफ्ट जो है यूएस के 800 से 1000 किलोमीटर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अवे है। अगर कोई ईरानियन मिसाइल वहां तक पहुंच सकती है, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, कासिर और कादिम, क्या बोलते हैं, कादिर और कासिम, जिनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर से ऊपर है, स्पीड भी अच्छी है, डैमेज पहुंचा सकती, पर वो एंटी शिप मिसाइल्स नहीं है। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड थिंग, आप इस बात से, अगर आज की डेट में वर्ल्ड में जो बहुत अच्छी मिसाइल्स चल रही हैं, एंटी शिप मिसाइल्स, वो हैं एक्सोसेट और हार्पून्स। 3 से 5 हिट चाहिए डेक पे, सेम प्लेस पे। अगर आपको मिशन किल करना है तो सेम प्लेस पे। अगर आपने अलग अलग जगह किल किया तो हो सकता है एक्सोसेट और हार्पून की भी 10 मिसाइल चाहिए मिशन किल करने के लिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर को। और अगर सिंक करने की बात करेंगे तो फिर तो 20, 25, 30 कितनी हिट चाहिए। आज की डेट में जो मैं अपने हिसाब से मानता हूं वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइल है ब्रह्मोस। इवन ब्रह्मोस को भी कम से कम 3 हिट चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर को मिशन किल करने के लिए, और शायद 6 से 8 किल चाहिए उसको सिंक करने के लिए, अगर सही जगह पे निशाना लगा तो। तो पहली चीज तो ये, क्योंकि जो उसका जो डेक होता है ना भाई साहब, वो कम से कम 3 इंच मोटी स्टील का होता है, जिसको भेदना ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे इस बात से। 1969 में यूएसएस इंटरप्राइजेस जहाज में आग लगी थी। फैंटम 4 जहाज होते थे उस समय। उसके एग्जॉस्ट से टेक ऑफ करते हुए दूसरे जहाज का जो रॉकेट लगा हुआ था उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसकी टेम्परेचर की वजह से वो रॉकेट जो है फायर हो गया और डेक में चला गया। डेक में जैसे ही वो लगा तो उसके जो ब्लिस्टर्स थे या इधर उधर वो फैला, उससे 6-7 जहाजों में और आग लग गई और उनके और 8-10 बॉम्ब और रॉकेट फायर हो गए। उससे भी सरवाइव कर गया था यूएसएस इंटरप्राइजेस। कम से कम नहीं तो 30 बम और रॉकेट फटे थे उसकी डेक पे, और वो 2005 तक सर्विस में था। और उसके बाद आई थिंक 2012 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद यूएस ने ये पॉलिसी बनाई कि उसके हर एयरक्राफ्ट कैरियर पे एटलीस्ट 500 क्रू सिर्फ फ्लड और फायर जैसी सिचुएशन से कॉम्बैट करने के लिए रहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जो ईरान खुश हो अगर के हमने यूएस पे मिसाइल मार दी कैरियर पे, कि 2005 में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जिसको डीकमीशन कर दिया था, यूएस उसको डुबा के तलहटी में भेजना चाहता था समुद्र की, क्योंकि उसको क्या करेंगे, 4 हफ्ते तक मिसाइल और बमबारी हुई थी उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। लाइव टारगेट बना के लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, 4 हफ्ते बाद डूबा था वो। तो ये जो कहानी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर मार दिया, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पे मार दिया तो ये बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इसको एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कहते, इसको सीबीजी कहते हैं, कैरियर बैटल ग्रुप। 15-16 जहाजों का ग्रुप चलता है एक साथ, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो पिक्चर है मेरे हिसाब से भी, मैं जनरल साहब से और भरत भाई से सहमत हूं। अगर इतनी बड़ी, इतनी दूर से जो पिक्चर ली गई है हेलीकॉप्टर से, इसमें सीबीजी के कुछ ना कुछ मुझे एलिमेंट देखने चाहिए थे, जो नहीं है तो ये फेक है और इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, अब दिक्कत ये है कि अगर इस तरह का सिचुएशन बना हुआ, बरी साहब के पास जा रहे हैं, तो इतने हमले के बावजूद, 150 दिन की लड़ाई के बावजूद, तो ये अमेरिका को जीत जाना चाहिए था। अगर सब कुछ ही प्रोपेगेंडा है, सब कुछ ही फेक है, तो हॉर्मुज भी खुल जाता और अमेरिका जीत जाता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता। तो ये तो कोई भी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है बरी साहब। विवेक जी, इट इज नॉट 0 और 100। ईरान के पास काफी मिसाइल्स हैं। हाँ। 40 साल से वो मिसाइल्स बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, चाइना से उसको चिप्स मिल रही है, और लड़ाई तो होगी। कोई भी लड़ाई में ऐसा तो नहीं होता है कि 100% एक बाजू पर होता है और 0% दूसरी जगह होता है। तो ईरान लड़ता रहेगा, उसको अपनी प्रजा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम बहुत लड़ रहे हैं, हाँ ये सब फेक करते हैं। देखो, 4 दिन पहले जब सेनेटर लिंडसी ग्रेहाम मर गए सडनली, तो ईरान के मीडिया ने बताया हाँ हमने, वो एक हुंड वाला था और उसने जाकर लिंडसी ग्रेहाम को मार दिया, अभी उसका बारी है। अरे भाई, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें आया कि उसकी तो एवोर्टा, जो मेन ब्लड वेसल है, वो रप्चर हो गया था एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, इसीलिए मर गया।
तो कोई आदमी मर जाता है तो उसके पर भी प्रोपेगेंडा करना है, बताना है कि हम इतने वीर हैं कि हम अमेरिकन सेनेटर को मार देते हैं। इसीलिए आप दो पिक्चर, जेराल्ड फोर्ड जैसे बताया, उसमें कोई हिट ऊपर नहीं आई थी, वो तो हाइफा में था, यहाँ आ रहा था, उसके जो लॉन्ड्री रूम थे वो लॉन्ड्री रूम में आग लगी थी, इसीलिए उसको रिपेयर करने के लिए वापस ग्रीस को भेजा है। कोई वो तो इतना दूर था कि कोई भी ईरानियन मिसाइल उसको पहुंच भी नहीं सकती थी। तो ऐसा ये बोगस बात करते हैं। हाँ ठीक है, उसके मीडिया सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैनलिस्ट भी आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ईरान के पास कैपेबिलिटी है सर्टन। नाउ अमेरिका बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो भी प्रेसिडेंट हो, फिर अपने सेनेटर, कांग्रेसमैन और प्रजा को उसका जवाब देना पड़ता है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन लोग करते हैं तो उसके ऊपर मशीन गन नहीं चला सकते हैं। तो ईरान जो कर रहा है, और मैं ईरान की बात जब करता हूँ तो ईरान की प्रजा, उसके लिए मुझे सहानुभूति है। एक्चुअली दे आर द विक्टिम्स। लेकिन ये जो IRGC और आयतोल्ला रेजिम है जिसने देश की बर्बादी कर दी है, उसकी बात अलग है। वो ईरान के प्रजा को इतना नुकसान कर रहा है। मेरी बात सुनो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, भारत चाइना की लड़ाई हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली आपको बैठ के कोई उसका रास्ता निकालना है। हम बोलेगा हम शहीद है, हमने कफन बांधा है, किया है। IRGC के वालों तो कुछ नहीं होता, आयतोल्ला और इमाम लोगों को थाना मिलेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी ईरानियन है कि वहाँ 88% इन्फ्लेशन चल रहा है। 1970 में $1 बराबर 70 रियाल था। आज क्या है? 1,03,7500, 1,03,7500 उसका एक्सचेंज रेट हो गया है। तो वही बोलता है आपको कि आपने देश की बर्बादी की है। तो मेरा ख्याल है कि आप बैठ जाओ, निगोशिएट करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। आपके ब्रिज तोड़वा देंगे, आपके कंट्रोल टावर तोड़ देंगे, आपकी प्रजा को सहन करना पड़ेगा। तुम आयतोल्ला लोग और इमाम लोग तो खाओगे, आपको तो खाना मिलेगा। अशरफ जैदी साहब, अशरफ जैदी जी। देखिए सर, ये वो नैरेटिव है जो अमेरिका ने पिछले 100 साल में अपने जंगी जहाज़ों के लिए, अपने युद्धपोतों के लिए बनाया है नैरेटिव। और ये अमेरिका की मीडिया द्वारा जो प्रोपेगेंडा किए जाते हैं कि हमारा फला जहाज, फला युद्धपोत, वो जेट, फाइटर जेट, इस यानी कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। इन सब के प्रोपेगेंडे को, इस तरह के सारे प्रोपेगेंडास को ईरान ने चकनाचूर किया है। और अब ईरान जो दिखा रहा है इस जंग में, पहली बार 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका की ये जो हथियार हैं, अमेरिका के ये जो युद्धपोत हैं, अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं, ये निशाना बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वाकई नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंट्री से अमेरिका लड़ा वो कहीं ना कहीं उसके सेना बिकाऊ थी, उसकी प्रजा के अंदर उनकी कोई काबिल, यानी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन अगर आप बात करें ईरान की, तो ईरान देखिए अलग तरीके का देश है। और मेरे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं, चूंकि ईरान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और ईरान की ग्राउंड रिपोर्ट्स इनके पास नहीं है, अगर कुछ है तो वो कोई CNN और BBC की है। तो CNN और BBC इस तरह की कोई सोर्सेज नहीं है कि उनके जरिए आप ईरान की हकीकत को समझेंगे। मैं खुद अभी 1 हफ्ते पहले ईरान के अंदर था, मैं वहां गया था। मैंने वो फिल्म देखा है कि जिसको ये आयतुल्ला रजीम कह रहे हैं। मैंने करोड़ों लोगों को रोते देखा, बिलखते देखा, जो अपने उसी आयतुल्ला के लिए रो रहे थे, अपने उसी रहबर और लीडर के लिए रो रहे थे जिसको अमेरिका ने इलीगल हमला करके शहीद किया है। तो ये मेरे मोहतरम पैनलिस्ट का कहना कि अवाम भूखी है, अवाम वहां की रजीम और वहां की हुकूमत के पीछे खड़ी है। और अगर आज आयतुल्ला खामनी नहीं है जिसको अमेरिका ने मारा है, आज वो बदला चाहती है। मैंने करोड़ों, यानी तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग सड़कों पे निकल के आए हैं, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, और दुनिया की मीडिया ने उसको दिखाया है। प्रोपेगेंडे की जहां तक बात है, तो हमने वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे तो देखे हैं। अमेरिका के जो प्रोपेगेंडा है, इसी प्रोपेगेंडे का शिकार ट्रंप हुए हैं कि वो कहते थे
कि मुझे ऐसा लगता था कि आयतुल्लाह खामनी से लोग नफरत करते हैं। अभी उसने ट्वीट किया तो जब उनकी फ्यूनरल सेरेमनी हुई और फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा था कि मुझे नहीं लगता था कि लोग इतना आयतुल्लाह खामनी को चाहते हैं। और इसी तरह मैं अपने मोहतरम पैनलिस्ट से कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा पीछे जाएं और ट्रंप के एक इंटरव्यू को देखें, उसमें जिसमें जेस फोर्ड के लिए उन्होंने बोला था कि ईरान ने एक वक्त में इसी हमारे युद्धपोत को कि जिसको वो रिपेयर के लिए वहां से निकाला गया रिपेयरिंग के बहाने, उसके ऊपर 16 जावियों से हमला किया और वो बल्कि इशारा भी कर रहे थे शू शू करके, ट्रंप ने बोला था। तो अगर ये युद्धपोत ऐसे हैं अमेरिका के कि इन पे हमला नहीं हो सकता, तो आपने 1000 किलोमीटर ईरान की सीमाओं से दूर कैसे लेके गए आप? इसका मतलब ईरान के अंदर ये काबिलियत है कि वो हर एक युद्ध पोत पर हमला भी कर सकता है और अमेरिका की जो बर्बादी हो रही है उसकी छावनियों की, उसकी बेसिस की, ये दुनिया देख रही है। आप कितना भी छुपाइए, आप आज नहीं तो 2 महीने बाद अपने इसी CNN के जरिए, इसी BBC के जरिए पढ़ेंगे कि ईरान ने मसलन 8 दिन की जंग में या 40 दिन की जंग में हमारे 17 बेसिस को तबाह किया, 21 बेसिस को तबाह किया। ये सब रिपोर्ट्स बाद में आती हैं क्योंकि दुनिया की मीडिया के ऊपर वेस्ट का और अमेरिका का कब्जा है और वो अपने तरीके से उसको चलाते हैं। जहां तक ईरान की है, नहीं, एक बात जो आपने की वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आप एक बात जो आपने की वो इंपॉर्टेंट है। मैं संजय कुलकर्णी सर के पास लेकर जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, कह रहे थे हम ईरान में बहुत सारे लोग हैं जो खामनेई रेजिम के खिलाफ हैं, लेकिन वो तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही पलट गया कुलकर्णी सर। अब जो स्थिति बन गई वो ये है कि पूरा का पूरा ईरान उसी रेजिम के साथ खड़ा हो गया है। विवेक, इसमें कोई शक नहीं। और ईरान काबिल तारीफ कि जिस प्रकार से सबने यही सोचा था कि ईरान शायद जिस प्रकार से ईरान के बीच जो एक भावना है और बहुत सारी परेशानियां दिख रही थी और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पूरा एकत्रित होकर अपने झंडे के नीचे जिस प्रकार से हौसला अफजाई और सब कुछ साथ में लेकर के उसने अमेरिका को टक्कर दी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो क्या हो सकता था कि 28 फरवरी को जो लड़ाई शुरू हुई है, जिसको खुद अमेरिका सोचता था 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, इतने महीने चली है। यही दर्शाता है कि ईरान अपने बलबूते पर अपने इसके ऊपर खड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं, काबिल तारीफ, और इसके लिए ईरान को फुल मार्क्स में मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं पर मिलिट्री जब हम देखते हैं दोनों की, चाहे वो अमेरिका की हो और फिर ईरान की हो, तो इसमें ईरान के पास अच्छे मिसाइल हैं, ईरान के पास अच्छे ड्रोन्स हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। 1000-1500 किलोमीटर तक जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उसने दियोगा गासिया के लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। ये जहां पे भी जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हमला करने की काबिलियत है, उनके पास भी उस हमले को रोकने की काबिलियत है और बहुत पहले रोकने की काबिलियत है। उनको हर एक एवरी सेकेंड मालूम है कि उसकी तरफ क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, और वही रोकेंगे, उसको वहां तक पहुंच नहीं पा। हाँ, मैं हमला कर सकता हूं, मैं वहां तक जाने की मेरी काबिलियत है, मैं पहुंचने की काबिलियत है या नहीं है, वो अगर अमेरिका सो गया है तो ऑफकोर्स कहीं पर भी नुकसान हो जाएगा। अगर वो सो भी जाता है क्रू, उसके बावजूद भी ऑटो में कोई भी हमला नहीं कर सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ईरान काबिल तारीफ, इसमें कोई शक नहीं। ईरान अपने झंडे के नीचे एकत्रित इकट्ठा रहा। ईरान को शहादत के लिए जो माना जाता है, उसने उसकी पूरी मतलब क्षमता दिखाई, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आज की तारीख में IRGC को लेकर के कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि शायद IRGC कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब MOU में जब जो अपना जनाजा था वो इराक में था, उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के IRGC, चाहे वो रोग एलिमेंट हो, कोई भी हो, उस तरह का हमला करना, MOU को बिल्कुल नाकार करना, जी, आपका सवाल क्या है? IRGC गलत ट्रैक पर है, तपेश जी, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कुलकर्णी सर से थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूं आज, क्योंकि इनका नाम लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है। मैंने कहा ही सो यंग। तो तो एनीवेज, ऑन द लाइटर नोट, देखिए ऐसा है विवेक जी कि जो हमेशा लड़ाई की बात करते ना, एक अटैक करने वाला और एक सर्वाइवल की फाइट करने वाले में बहुत डिफरेंस होता है।
ये जो जनता का जो मूड है ना, वो बदलने में टाइम नहीं लगता अगर उसकी सभ्यता और उसके लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो जाए। एक सभ्यता जो अपने लोग अत्याचार करते हैं, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ सकती है कि एक भाई जब अत्याचार करता है अपने भाई के साथ, लेकिन जब पड़ोसी लड़ने आता है तो भाई उसके साथ हो जाता है, अपना आपस का मामला हम निपटा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो हम बार-बार ये बात करते हैं कि ईरान ने यूएस जैसी ताकत को मुंह की खाला दी, बहुत बढ़िया किया, घमंड तोड़ दिया जैसे यूक्रेन ने रसिया का तोड़ा। आज मैं अगर पावरफुल नेशंस में मिलिटरीली अगर रसिया को 100 नंबर देता हूं तो, सॉरी, यूएस को 100 नंबर देता हूं तो रसिया भी 80 85 के आसपास है, जबकि यूक्रेन 10 था। लेकिन रसिया वहां कुछ नहीं कर पाया, 4 साल से ज्यादा हो गए। तो यहां भी ईरान तो यूक्रेन से ज्यादा स्ट्रांग है। यूरान का जो यूक्रेन का सपोर्ट था यूरोपियन कंट्रीज का, वो बहुत ही गड़बड़ सपोर्ट है, वो खुलेआम नहीं आ पाए। यहाँ इसके पास जो सपोर्ट है ईरान के पास, रशिया चाइना का, तो वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है उसके पास। और प्लस उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और उसको पता है कि मुझे कभी ना कभी सर्वाइवल के लिए लड़नी पड़ेगी, तो ये करना था। लेकिन मैं जैदी साहब को बोलना चाहूंगा, हमको ईरान के समर्थक या अमेरिका के सपोर्टर नहीं है, पर ईरान ने जो दिखाया वो बहुत अच्छा किया। इस वर्ल्ड को दिखाना जरूरी था कि अमेरिका का घमंड कैसे तोड़ा जाता है, और अमेरिका जो हर जगह अपनी दादागिरी चलाता है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ईरान में सब सही हुआ। ईरान की जो मुस्लिम हार्डलाइनर्स थे, उन्होंने सब सही किया अपनी जनता के। मैं उस पर भी बात नहीं करता, उनका अपना देश है, अपने लोगों को मारना है, कैसे बचाना है, और प्रॉब्लम है उनकी। पब्लिक ने चुना, तालिबान अफगानिस्तान में बन गया, मुझे क्या लेना देना। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रखा। उन्होंने जो अच्छा किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जब मैटर ऑफ सर्वाइवल आ गया तो ये सारे लोग खड़े हैं। अमेरिका के पास मैटर ऑफ सर्वाइवल नहीं है भाई साहब। इस देश में जो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, वो उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं भी आज ये कहता हूं कि ईरान नहीं हारेगा इस वॉर को। ईरान बर्बाद हो जाए, उसका लास्ट बच्चा लड़ेगा। ईरानी सभ्यता भी वैसी है जैसी हम लोग अपने देश को भारत माता कहते हैं, माँ कहते हैं कि माँ की छाती पे कोई पैर रखेगा तो वो बचेगा नहीं। सेम हाल वहां का है। लेकिन ईरान ने सब सही किया, मैं ये नहीं कह रहा ट्रम्प साहब सब सही कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा। तो बात तो सिर्फ इतनी सी है। अब ये इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये तो भगवान बचाए कि क्या होगा। अमेरिका रुकेगा नहीं रुकेगा, इजराइल का क्या होगा। बट मेरा कहना यह है कि ईरान इस वॉर में एंड तक, आप और मैं, विवेक जी याद रखना मेरी ये बात, मैं और आप आज बात कर रहे हैं 28 फरवरी से शुरू हुई है ये बात जी। ईरान, रसिया और यूक्रेन को 4 साल हो गए। हम 4 साल भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि अब इस युद्ध का क्या होगा। इस युद्ध का कोई अंजाम नहीं माफ कीजिए भाई साहब, माफ कीजिए, अब 4 साल 5 साल मत बोलिए। यहाँ 3 महीने में जेब गर्म हुई पड़ी है। 90 रुपए का पेट्रोल 101 रुपए 102 रुपए में खरीद रहा हूं मैं, और कुछ तो राज्यों में 10 रुपए लीटर खरीद रहे हैं लोग। कमा लेते रात में भाई। जब तक ट्रम्प साहब हैं, जब तक तो उनका फायदा हो रहा है, तब तक तो यही हाल रहेगा। उसके बाद आपकी जेब गर्म होगी जब ट्रम्प साहब अगले इलेक्शन में जेब वैसे ही गर्म है। जेब फटी पड़ी गर्म तो छोड़िए, अब गर्म तो क्या ही खाक होगी। फटी पड़ी जेब हमारी और हमारे जैसे कई लोगों की, जो 110 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं इस देश में, और सिर्फ वॉर की वजह से। और वो तो चलिए थोड़ी शांति ठंडक मिली थी कि भाई सीज फायर हो गया, वो भी खत्म हो गया। और एक बात के लिए मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मैंने संजय कुलकर्णी सर का जो डेजिग्नेशन है वो ठीक करा दिया, मेरी भी नजर नहीं गई थी। और कुलकर्णी सर से मैं इस बारे में इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि हम एक सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अशरफ जैदी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं बारी साहब से। बारी साहब, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। कितना बम मारेगा अमेरिका ईरान में जाके, और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके आप अल्टीमेटली दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑयल वहीं फंसा रह जाएगा। देखो, मैंने जैसे पहले बोला, दोनों पार्टी को साथ में बैठना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आएगा कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा है, बड़ी बड़ी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है, हमने वो मार गिराया, हमने वो मार गिराया, उसके बजाय उनको अपनी प्रजा के लिए क्या करना है कि जिसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुए वो सोचना चाहिए। मैंने अमेरिका के ये जहाज को तोड़ा, वो जहाज को तोड़ा, उसका घमंड तोड़ा। हाँ, आप घमंड किसकी का भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बेटे को खाना नहीं मिलेगा, आपके बेटे को जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा, ये दुनिया के लिए आपने सुना होगा कि 7 नई पाइपलाइन मिडल ईस्ट के देश बना रहे हैं।
हाँ, वो चालू हो जाएगी 2.5 years, एंड ऑफ 2028। तो ईरान की जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है, उसको पर जो पकड़ है, वो पकड़ 2-2.5 साल तक चलेगी। धीरे धीरे ऑयल दूसरी जगह से पाइपलाइन से निकल जाएगा और फिर ईरान को मालूम पड़ेगा कि हाँ, उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ होगी, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस दुनिया के मान नहीं होगा। दूसरा, ओपेक अभी तक कंट्रोल रख रहा था कि इतने मिलियन बैरल का ऑयल प्रोडक्शन करना चाहिए। अब ऑयल प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है। सब देशों ने, कोई ओपेक का कोटा नहीं रखता है। तो आप देखो, ईरान बोल रहा था कि ऑयल $175 पर बैरल हो जाएगा। अरे भाई, अभी तो $80-85 पर बैरल के उसके पास चलता है, क्योंकि दूसरे देश भी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। और अगर वेनेजुएला आ गया मैदान में, फुल प्रोडक्शन किया, तो वो जो 4-5 मिलियन बैरल है डेफिसिट, वो भी कर देगा। देखो, भारत का सबसे बड़ा ऑयल कहाँ से लिया जून महीने में? रशिया से, 4.5 मिलियन बैरल्स। दूसरा नंबर किसका था? यूनाइटेड अरब अमीरेट, फुजायरा से आया। तो ईरान को ऐसा नहीं सोचना था ये कि सारी दुनिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हाँ, जरूर इकोनॉमी पर असर पड़ेगी। ये विवेक साहब का पैसे पॉकेट से ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा पेट्रोल का, लेकिन अल्टीमेटली ये जो शॉर्टेज होती है, इट विल फाइंड इट्स ओन वे। तो मेरा ख्याल है कि बैठ जाओ और रास्ता निकालो और उसका आपकी प्रजा का सोचो। अशरफ जैदी। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर, देखिए, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में और ईरान और अमेरिका के युद्ध में बड़ा फर्क है। रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमारी जेबों पर, दुनिया की दूसरी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान के साथ जो युद्ध है उससे पूरी दुनिया मुतासिर है, और दुनिया का हर इंसान जो तेल खरीदता है या बहुत सारे चीजें जो वहां से आती हैं वो खरीदता है, उसके जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। रही बात, देखिए, ईरान क्या चाहता है? एमओयू साइन ईरान ने किया है। 40 दिन जंग करने के बाद ईरान के ऊपर जो पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका ने दबाव बनाया कि वो इस युद्ध को विराम दिलवाने में उसकी मदद करे, अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि युद्ध, चूंकि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में था जरूर, लेकिन जिस तरह से उसका नुकसान हो रहा था, उसने पाकिस्तान को बीच में डाला। ईरान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जैसा देश कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो अमेरिका को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखता, वो ये चाहता था कि दुनिया के वो देश बीच में आए कि जो अमेरिका को कंट्रोल कर पाए, अमेरिका को जो इंटरनेशनल लॉ है, जो उसका उल्लंघन वो मुसलसल कर रहा है, उसका पास रखने के ऊपर मजबूर करें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बीच में आया, ईरान ने फिर भी उस पड़ोसी होने का उसको एहतराम किया और इस एमओयू को साइन किया। एमओयू को तोड़ा किसने? उसका उल्लंघन किसने किया है? लेबनान हो, ईरान हो, उसमें बार बार अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया है, और जो वादे उसने किए थे उनका सबका एक एक करके वो उल्लंघन करता रहा। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि दुनिया को असली धोखा अमेरिका ने दिया, ईरान ने नहीं दिया है? बिल्कुल, देखिए, ईरान का साफ कहना यह है, या तो तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो किसी का नहीं बिकेगा। इसलिए ईरान का साफ कहना है कि जब तक इस क्षेत्र से अमेरिकी बेसिस का खात्मा नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए जिस तरफ ईरान बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी क्षमता वो नहीं है जो अमेरिका की है, उसके पास मिलिट्री पावर वो नहीं है जो अमेरिका की है, लेकिन हमने देखा ना कि पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार ईरान अपनी उस क्षमता के साथ जो उसके अंदर है और अपनी उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी जो है उस जनता के साथ वो खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं अगर ये उसको चैलेंज दे रहा है, दुनिया की उस बड़ी ताकत को, अमेरिका और इसराइल जैसी एटॉमिक पावर को वो चैलेंज दे रहा है, इसका मतलब अब दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। और हमें समझना होगा कि दुनिया अब जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, अमेरिका का जो एक छत्र राज है, वो खात्मे की तरफ जा रहा है। लिहाजा चाइना को देखिए, दूसरे दुनिया की दूसरी इकोनॉमी को देखिए, वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए हिंदुस्तान की जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हिंदुस्तान जैसी
एक नहीं, जैसा ये देश दावा की ईरान जो की तरफ से है कि अपने- क्या, या ये दावा ईरान की तरफ से, क्या ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो ईरान किसी का तेल नहीं बिकने देगा? जी जी, ईरान ने साफ किया है। कल भी जो ईरान की आईआरजीसी के कमांडर हैं, हाँ। या वहां की जो सुप्रीम लीडर है इस वक्त के, उनके जो एडवाइजर हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने कल साफ कहा कि या तो सबका तेल बिकेगा या जी, फिर हम किसी जी, का बिकने संजय कुलकर्णी नहीं देंगे। सर का जवाब अमेरिका चाहूंगा मैं। के कुलकर्णी सर। ब्लॉकआउट के ऊपर ये विवेक जी, ये तो सोच गलत है, क्योंकि ये अगर सोच से ईरान आगे बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाहिदी जो आईआरजीसी के कमांडर है वो पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं और पूर्व इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनको राजनीति का भी काफी कुछ ज्ञान है, और प्लस वो आईआरजीसी के कमांडर है। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह की सोच ईरान रखता है कि अगर हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये सोच ठीक गलत होगी। और ऑब्वियसली ईरान की जो काबिलियत है, रादर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो काबिलियत है, 20 मिलियन बैरल पर डे, और जैसे बिल्कुल ठीक कहा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बन रही है, वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन बन रही है, तो धीरे धीरे करके इसमें कोई शक नहीं, आज की तारीख में भी उस 20 मिलियन बैरल का तेल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, 7.5 बिलियन बैरल सऊदी अरेबिया निकालता है अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से। तो ये तो गलत हो जाएगा। और इस तरह की सोच, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इराक को निकालना है, कतर को निकालना है, बहरीन है, इनको सबको अपना तेल और गैस निकालना है, तो उनको परेशानी होगी। प्लस ईरान को खुद को दिक्कत होगी। आफ्टर ईरान में अगर कोई भी तेल, ईरान का पूरा पैसा जो कमाता है ईरान, 65%, 65% सिर्फ ऑयल के ऊपर है। अगर वो ही नहीं कमाएगा तो जैसे हम सब जानते हैं कि ईरान में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सोच गलत होगी कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं तो ये तो सर कुलकर्णी सर इसलिए तो होर्मुज बंद किया हुआ है कि भाई या तो हमारा तेल निकले या फिर हम किसी का तेल ही नहीं निकालने देंगे। देखिएगा, होर्मुज में भी ईरान का जब वजूद खतरे में आया, वो भी आया। और आप देखिए कि सऊदी ने फुजायरा से अपना तेल बेचने की कोशिश की, तो ईरान ने जो नया मैप जारी किया, फुजायरा को उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में दर्शाया है। बिल्कुल विवेक जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए उसके वजूद पे जब हुआ, क्योंकि जब वो बीच में ये पैसेज है, इनबाउंड आउटबाउंड और सेंटर में जो बफर है, सारा का सारा ओमानी वाटरवेज में चला जाएगा, तो फिर ईरान का जो वजूद है, आईआरजीसी का खासकर जो वजूद है, वो क्या रहा? पूरा जो जब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत हुए, पूरा का पूरा 137 शिप्स गुजरते थे, और जब 70 गुजरने लगे, उसमें से तकरीबन 55 ओमानी पानी से निकाल जा रहे थे। तब आया जिसको लगा झटका कि ये तो गलत हो गया, ये सारा का सारा तो तेल निकाल रहा है यूएस इससे, ओमानी के पोर्टल से। और इसलिए ये सब जो अभी हरकत जो हो रही है, ये उसके कारण हुई, क्योंकि जब आईआरजीसी के वजूद वो झटका लगा, उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल ही ये हो गया, नल एंड वॉइड रह गया। तो ये सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता है, बातचीत होना बहुत जरूरी है, सबको बातचीत के द्वारा ही सुधरेगा। मुझे अब सबसे बड़ा सवाल, अब आपने खुद ही ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या बातचीत का कोई सीन दिख रहा है तपस्वी आपको? मुझे तो दूर दूर तक बातचीत का कोई सीन नहीं दिख रहा। क्या कुलकर्णी सर को कोई बातचीत का अंदेशा दिख रहा है? नहीं, वो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वही होगा। जैदी साहब ने एक बात बोली थी पिछले स्टेटमेंट में कि जो मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको ईरान के बारे में ये लोग नहीं जानते, तो ये डिफेंस के बारे में नहीं जानते। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उनको नॉलेज ना हो, पर उन्होंने जैसी बातें की उसके लिए बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, उन्होंने बोला कि मेरा तेल नहीं बिकेगा तो किसी का नहीं बिकेगा। मैंने उनकी तारीफ की थी मैटर ऑफ सर्वाइवल के लिए। अगर मैटर ऑफ सर्वाइवल ईरान के लिए है, जब बाकी देशों के लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा ना, अगर वो 20% मेरे पेट पे लात मारेगा, ये सारे कंट्रीज आके ईरान के लात मारेंगे। ये सबसे पहले होने वाला है। तो ये जो ईरान जो गेम खेल रहा है ना, वो अपने गेम में कभी ना कभी फंस जाएगा। हमेशा वॉर में एक बहुत अच्छी बात होती है, अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, टेक ए 1 स्टेप बैक। आज की डेट में मैं यूएस का फैन नहीं हूं, ना ट्रम्प का फैन हूं। ट्रम्प एक मदारी है जो दुनिया को नचा रहा है, पर फिर भी मैं बोलता हूं वो राइट टाइम पे एक स्टेप बैक लेता है, चाहे किसी की एडवाइस से लेता हो। ईरान नहीं ले रहा है वो स्टेप बैक। ईरान वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है। रसिया स्थिति में नहीं है ईरान के साथ लड़ने के लिए, और चाइना कभी इस वॉर में शामिल नहीं होगा। तो ईरान किसी ना किसी दिन अकेले रह जाएगा अगर ये वाली टैक्टिक्स वो अपनाएंगे। ईरान के पास एक ही सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस के टर्म्स पे, अपने टर्म पे
अपनी शर्तों पे, पर सिर्फ अपनी ईगो को हाई करके कि आज हॉर्मुज मेरा ही रहेगा, आज मैं हॉर्मुज पे इंडिया के जहाजों को भी नहीं गुजरने दूंगा जो मेरे दोस्त वो ठीक है। देखिए अब तपेश जी, प्रॉब्लम अब यहां पर आ गई है कि भाई आयतुल्लाह अली खामनेई को आपने मार दिया अकॉर्डिंग टू मतलब इसके अमेरिका के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें 10,500-11 हजार लोग मार दिए, 20,000-25,000 लोग घायल हैं। तो अब दिक्कत यह है कि वहां 8-9 करोड़ जो जनता है वो भी नहीं चाहती कि भाई कोई डील हो। अब वो चाहते भाई आर पार ही कर लो कि फ्यूचर में फिर 2 साल बाद अमेरिका मुंह उठाकर आ जाए हमला करने के लिए ना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुलकर्णी सर ने जो बोला, भाई साहब डूबने से पहले अपनी हाइट का तो ख्याल करो। सामने वाला अगर 6 फीट का है और आपकी हाइट 5 फीट की है तो पहले तो आप डूबोगे ना। हो सकता है वो 6 फीट वाला भी डूब जाए अगर समुद्र गहरा हो, लेकिन आपसे बाद में डूबेगा वो। तो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 1% सहमत भी हो सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर जहां पर 8 करोड़ लोग वॉर मांग रहे हैं, किल ट्रंप का नारा दे रहे हैं, मुस्तफा खामनेई अकेले क्या कर लेंगे? 1 लाख IRGC की सेना क्या कर लेगी? 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड विवेक जी। हाँ। आप मुझे वर्ल्ड का एक देश बता दो, क्यूबा, अफगानिस्तान, इराक, जहां के लोग सब लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी सभ्यता ना मिटाई करने के, कौन सा देश बच गया? कहां कौन सी सभ्यता रह गई? उन देशों का क्या हाल है आज की डेट में? आप फिर बुद्धिमत्ता वाली बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जहां बात रिवेंज की आ जाती है वहां कौन सी बुद्धिमत्ता रह जाती है? यहां तो आज की तारीख में पूरे ईरान के अंदर सिर्फ रिवेंज की बात हो रही है। 8 करोड़ लोगों की डिमांड को आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई की हैसियत नहीं कि वो दरकिनार कर दें। मैं इस बात को लेकर मैं प्रैक्टिकली सवाल पूछ रहा हूं। जैदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जैदी साहब, मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए क्यूबा की अलग पोजीशन है, इराक की पोजीशन अलग है, अफगानिस्तान में जो स्थिति थी वो ईरान में नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि जो ईरान के हालात हैं वो बहुत फर्क करते हैं इन देशों के हालात से। लिहाजा ईरान को ईरान के ही पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है। वो कौम जो 9 करोड़ लोग हैं वो आज अपने लीडर के साथ खड़े हैं। IRGC कोई अलग से कोई बाहरी लोग नहीं है। अब लेकिन दुनिया सोल्यूशन चाहती है ना, ये बात भी तो जरूरी है। जो बात तपेश जी कह रहे हैं उसमें भी दम है कि भाई आप जिस 20% देशों का पेट काट रहे हो वो भी आपके अगेंस्ट एक ना एक दिन आ जाएंगे, तो वो फिर आप उसमें फंसने लग जाओगे। तो वो भी उसको भी ध्यान में रखना होगा, वहां पर भी उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। माफी चाहूंगा, समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।